गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड में हम लोग पेपर फर्स्ट आप लोगों का आज कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, सकल कुल आय में से कटौतियाँ। डिडक्शंस यानी कटौतियाँ। हमने सैलरी में जो इनकम टैक्स हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने 5 जो अलग अलग हेड्स पढ़े हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी व्यापार एवं पेशे से आय, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पूंजी लाभ, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन सबको ऐड करने के बाद हमारी टोटल इनकम बनती है, जिसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इनकम टैक्स प्रोविजंस में कुछ कटौतियाँ भी करदाता को मिलती है, छूट मिलती है कुछ इनकम्स की, जिससे वो टैक्स से बचत में इन्वेस्ट करके टैक्स से कमी पा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इस चैप्टर में एक एक डिडक्शंस आपको मैं बताती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी। जो डिडक्शंस हैं आपकी, वो आपकी इनकम को, टैक्सेबल इनकम को कम कर देती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो करदाता हैं, असेसी हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनकी जो सेविंग हैबिट्स हैं वो डेवलप हो, इकोनॉमी में पैसा जाए और उनको टैक्स में भी छूट मिल जाए। कटौतियाँ यहाँ मैं आपको बताती हूँ, दो उसमें डिवाइड की गई हैं, दो कैटेगरी बोल सकते हैं आप। हम आज बात करेंगे हम सेक्शन 80 की कटौतियों की। धारा 80 सेक्शन 80, इसके अंदर दो प्रकार की कटौतियाँ होती है। 80C से लेके 80GGC, टोटल 13 डिडक्शंस इस सेक्शन में होती हैं। आपको जो थ्योरी है जो मैं बोल रही हूँ वो मैं आपको PDF में नोट्स के फॉर्म में सेंड कर चुकी हूँ, आप लोग पढ़ना एक बार। तो जो भुगतान एवं विनियोग संबंधी कटौतियाँ होती है, पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिडक्शंस, वो ऐसी 13 डिडक्शंस सेक्शन 80 में आती है। और इनका जो ये स्टार्ट होती है 80C से और जाती है 80GGC तक। इसी का सेकंड पार्ट यानी सेक्शन 80 में ही जो सेकंड टाइप है डिडक्शन का, वो है इनकम रिलेटेड डिडक्शंस, और ये शुरू होती है 80IA से 80U तक, और ये टोटल होती हैं 16 डिडक्शंस, 16 कटौतियाँ। तो कुल मिला के यहाँ पे 29 कटौतियाँ यहाँ पर हो गई हैं हमारे पास सेक्शन 80 में। अलग अलग तरीके की शुरुआत करेंगे 80C से 80U तक। ठीक है, तो आज हम करेंगे शुरुआत सेक्शन 80 से, जिसमें हम पहली जो डिडक्शन पढ़ेंगे वो है 80C की, जो कि है आपकी जीवन बीमा प्रीमियम, LIC, भविष्य निधि में अंशदान, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एंड कुछ अंशों एवं ऋण पत्रों में विनियोग, इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन शेयर्स एंड डिबेंचर्स एक्सेट्रा। यानी कि हमने ये जो कटौती 80C की जो हम कटौती आज पढ़ेंगे, 80 में जो पहला हम पढ़ेंगे 80C 80C, इसमें आएगी आपकी लाइफ सेविंग यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में जो आप जमा करते हैं, आपके भविष्य में कंट्रीब्यूशन करते हैं भविष्य निधि में, प्रोविडेंट फंड में, या फिर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी किस में, शेयर्स में और डिबेंचर्स में, तो आपको 80C में छूट मिलती है। इस कैटेगरी की अधिकतम छूट की सीमा, मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट होती है 1,50,000 रुपये। यानी कि 80C में आप 80CCC से लेके 80CCD1 इनको मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख की कटौती ले सकते हैं। कुल जमा या भुगतान की राशि जो है, किसी भी 80C में जो भी सेक्शंस आते हैं, जैसे 80C, CCC और CCD, ये तीन चीज़ें मैक्सिमम जो प्रमुख रूप से सेक्शन 80C में आती हैं वो यही होती हैं, 80CCC, 80CCD1 एंड 80C। इनके अधिकतम भुगतान की मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट होती है 1,50,000 रुपये की। 2 नंबर में आपसे जो मैंने आपको बोली है थ्योरी, इसी थ्योरी से रिलेटेड 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 80C की अधिकतम छूट की सीमा क्या है और किन किन कटौतियों में ये सीमा, ये छूट दी जाती है। इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। अब छूट किस तरीके से दी जाती है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये जो 80C हमने अभी पढ़ा, ये किस तरीके से प्रोसेस में आता है। तो ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, निम्न सूचनाओं के आधार पर श्री राम की कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए कुल आय की गणना कीजिए। यहाँ पे आपको मैं रीड आउट हिंदी में करती हूँ, इंग्लिश में भी मैं आपको बताऊंगी।
क्वेश्चन दे रखा है जो आपकी आय है अलग अलग हेड से जो आपकी इनकम होगी, जो मैंने 5 हेड इनकम टैक्स के आपको बताया उनमें से, तो जो आपका फॉर्मेट है वो बिल्कुल सिंपल रहेगा। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट का कॉलम, आप जितने भी हेड्स आपके क्वेश्चन में आते हैं, जैसे क्वेश्चन छोटा आया तो हो सकता है 2 या 3 हेड ही आए, और अगर बड़ा 20 मार्क्स में आया तो हो सकता है सारे हेड्स आएँ। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, अगर 20 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम जीटीआई में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो आप एक फॉर्मेट बना लेंगे पूरा बड़ा, उसमें क्वेश्चन पढ़ के ज़रूरत के हिसाब से पांचों हेड की टॉपिक्स आप डाल लेंगे, हेडिंग्स डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के, जैसे फर्स्ट सैलरी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के इनमें। फिर उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद आप इसमें लिखे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे, और जिस हेड से वो रिलेटेड है उसके अंदर उसको आप नोट करते चले जाएंगे। ये आपका प्रोसेस होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका कोई पॉइंट छूटेगा भी नहीं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मूल वेतन बेसिक सैलरी है आपकी 1,60,000 की। महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस 6,000 एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था सैलरी चैप्टर जब हमने आपको पढ़ा कि एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी सेवा शर्तों के अनुसार, यानी ये जो डीए है ये आपकी सेवा शर्तों के अनुसार, यानी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डीए आपको मिल रहा है। नेक्स्ट इज चिकित्सा भत्ता मेडिकल अलाउंस, जब इसमें वास्तविक चिकित्सा एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस 15,000 ही खर्च हुए हैं। कन्वेंस अलाउंस यानी सवारी भत्ता। कंप्यूटेड इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस, अभी हाउस प्रॉपर्टी सेकंड हेड आ गया। अभी तक जो 3 हमने पढ़े ये सैलरी से रिलेटेड थे, तो आपके सैलरी वाले पॉइंट में आएंगे। फिर आएंगे आपके लेट आउट हाउस, यानी ये सेकंड हेड हो गया आपका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आए। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अभी इन्वेस्टमेंट वाला आ गया जो आपको मिला 15,000। ये तो इनकम्स हो गई हमारी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, यानी 80 में हम 2 चीज़ों पढ़ेंगे। 80 सेक्शन 80 में 2 चीज़ें आती है, एक तो इनकम और एक इन्वेस्टमेंट। इनकम हमने देख ली है और इन्वेस्टमेंट अब हम पढ़ेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, पेड ऑन द लाइफ ऑफ मेजर मैरिड हैंडीकैप्ड डॉटर, पॉलिसीज टेकन ऑन 1/10/2014 एंड वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज 80,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मैरिड डॉटर है, आप उसके नाम पर ले सकते हैं पॉलिसी। इंश्योरेंस सेकंड इज इंश्योरेंस, ये मैं कहाँ से रीड आउट कर रही हूँ आपको बताती हूँ, अगर आपको मिल नहीं रहा हो तो। मैं ये विनियोग में पहला पॉइंट मैंने पढ़ लिया, अब मैं दूसरा पॉइंट पढ़ रही हूँ। स्वयं के जीवन के लिए 1/6/2013 को ली गई जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान, बीमा राशि 1.5 लाख रुपए। ठीक है, इसका आप 32,000 प्रीमियम देते हैं। इसके बाद पत्नी के जीवन बीमा पर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ वाइफ 12,000 की लिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ फादर डिपेंडेंट अपॉन राम, यानी मिस्टर राम जो टैक्स पेयर हैं उनके फादर के ऊपर उन्होंने पॉलिसी ली है। मिस्टर राम ने अपने फादर के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो वो 15,000 उसका भुगतान करते हैं। उसके बाद आपके आएंगे यहाँ पे सार्वजनिक भविष्य निधि, यानी प्रोविडेंट फंड में वो जो जमा करा रहे हैं, 2 बच्चे एक बहन की ट्यूशन फीस। ठीक है, अब ये जो ट्यूशन फीस का भुगतान है ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे 80C का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज निवासी मकान निर्माण हेतु ऋण का भुगतान, आपने जो मकान बनाया उसका, ये भी इसके अंदर नहीं आएगा। रीपेमेंट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, जो कि अभी हमने पढ़ा, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट इज सुकन्या समृद्धि खाता योजना में जमा कराया, अमाउंट डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम 10,000। ये भी आपकी लाइफ PLI पोस्टल लाइफ सेविंग्स का एक पार्ट है, यानी उसकी एक स्कीम है जिसमें आप अमाउंट डिपॉजिट कराते हो। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। आपको जो 80C में आपके पॉइंट्स आते हैं आप उन्हीं को लेंगे और उन्हीं को यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो पॉइंट्स आपके काम के नहीं हैं उनको आप ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। क्वेश्चन में कोई पॉइंट अगर दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही पॉइंट्स आपके सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी गिवन होते हैं, उनमें से आपको जो सेक्शन C 80C में जो आपके पॉइंट्स कवर होंगे आप केवल उन्हीं को पिक करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ, देख लीजिए। इंग्लिश में आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये आपकी बुक के ही क्वेश्चन है, आप लोगों के पास अगर बुक होगी तो आप उनमें से भी इन क्वेश्चन को रेफ़र कर सकते हैं। एक बात और जो मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको वर्किंग नोट्स हमेशा बनाने हैं और कोशिश ये करनी है कि एक पॉइंट का एक वर्किंग नोट बने। आपको मार्क्स इससे अच्छे मिलेंगे, प्रेजेंटेशन इससे आपकी अच्छी हो जाएगी। फॉर्मेट जो है आपका हमेशा वही रहेगा, पर्टिकुलर्स एंड 1 अमाउंट कॉलम। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। सॉल्यूशन हम शुरू करेंगे यहाँ पे।
जो फर्स्ट हेड होगा आपका विल ऑलवेज बी ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, और यहाँ पे जो हमें पॉइंट है वो भी यहाँ पे सैलरी का ही दे रखा है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन में से पॉइंट लेते जाएंगे और ये लिखते जाएंगे। क्वेश्चन में पहले हमारे पास बेसिक सैलरी था जो कि हमने ले लिया 160, स्क्रीन के टॉप में आपको दिख रहा है बेसिक सैलरी ऑफ 1,60,000। नेक्स्ट इज़ डियरनेस अलाउंस जो कि है महंगाई भत्ता 6,000 का। मेडिकल अलाउंस 19,000 के थे, ये फुली टैक्सेबल होंगे, हमने इनको पूरा ले लिया। हालांकि इसमें से एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस 15,000 के हुए थे, लेकिन यहाँ पे आपको जो मिले हैं वो 19,000 मिले हैं एंड इट इज़ फुली टैक्सेबल। कन्वेंस अलाउंस जो आपको सवारी भत्ता जो मिलता है, और अगर इस भत्ते का उपयोग आप पूर्णतया अपने कार्यालय के उपयोग हेतु करते हैं, यानी फुली यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, तो ये टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन अगर इसका कुछ पार्ट आपने फॉर एग्जांपल अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड होता, 1 पार्ट इज़ फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड 1 पार्ट इज़ फॉर पर्सनल पर्पस, तो जो आपका पर्सनल पर्पस में अगर आपने इस अलाउंस का यूज़ किया है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इस केस में जो पूरा अमाउंट आपको दिया जा रहा है वो केवल आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी आपको इनकम कुछ नहीं हो रही है, आपको जो मिल रहा है वो आपने ऑफिस के लिए ही लगा दिया, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे नील छोड़ दिया। आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि जो पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा उनको आप फॉर्मेट में लिखते भी नहीं हैं, जबकि आप उनको लिखकर नील लिखो या फिर डैश लगा दो और नीचे उसका वर्किंग नोट दो प्रॉपर कि आपने ऐसा क्यों किया है, क्या रीज़न है जो आपने इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं लिया या इसका अमाउंट आपने एग्जाम्प्टेड क्यों रखा है, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो आपका ये इनकम्स कमी, हाँ, कन्वेंस अलाउंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये हमारी सेकंड हेड की इनकम है, तो हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के सेकंड हेड डालेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और उसमें इस प्रॉपर्टी को लिख देंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको पॉइंट करके बताती हूँ। ये हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमने लिख दिया 2,15,000 रुपये जो आपके कैलकुलेटेड थे। नेक्स्ट था आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ कंपनी 15,000 का, तो ये आपकी नेक्स्ट हेड की इनकम है जो कि है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आए, क्योंकि ना तो ये सैलरी का पार्ट है और ना ये आपके हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, तो ये लास्ट हेड जो है आपके इनकम टैक्स का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उसमें आप इसको मेंशन कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपने यहाँ पे शो भी कर रखा है। तो इनकम्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इन्वेस्टमेंट्स भी वो आएंगी जिनकी हमें छूट मिलेगी। तो आपको ये फॉर्मेट जो है आपका GTI, तो पहले आपका इनकम पार्ट तो कंप्लीट हो गया, तो आपको इसको कैलकुलेट करके कंप्लीट करना है। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो स्टार्टिंग फर्स्ट हेड पर चलते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें हमारा टोटल जो ग्रॉस सैलरी आई थी, आप देख रहे हैं अमाउंट वाले कॉलम में 1,85,000। अब इनकम टैक्स की सैलरी जो मैंने आपको पढ़ाई है, अगर आपने पढ़ी होगी, आपने नोट्स देखे होंगे, तो आपको ये पता होगा कि सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी जाती है। यहाँ पे 40,000 की छूट दे रखी है, लेकिन अब करंट में वो 50,000 की हो गई। लेकिन क्योंकि ये पुरानी बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पिछले साल की बुक से, तो अमाउंट यहाँ पे 40,000 शो कर रहा है। लेकिन आप लोग अभी जब करंट अकाउंट की बुक से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लेस करेंगे सैलरी की इनकम में, वो करेंगे लेस 50,000। ठीक है, तो वो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए इस पुरानी बुक में से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल आ जाएगी 1,45,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में और कुछ है ही नहीं, तो 2,15,000 टोटल हो जाएगा इसमें, और जो आपकी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है वो भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि इनमें आपको कुछ और कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट्स या डिडक्शंस नहीं करनी है। तो आपकी GTI यहाँ पर आ गई 3,75,000। अब इसमें से आपको इन्वेस्टमेंट्स की 80C की डिडक्शंस देनी है। तो 80C की डिडक्शंस तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी दे रखी हैं, लेकिन इनमें से आपको किस किस की छूट मिलेगी और नहीं मिलेगी वो आपको मैं वर्किंग नोट के थ्रू समझाती हूँ, जो कि आपको भी बना के आना है एग्ज़ाम में। और आप ये प्रैक्टिस में रखिए कि जब भी आप सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो एक फेयर रजिस्टर में सॉल्व करें और उसके वर्किंग नोट्स भी प्रॉपर मेंटेन करके चलें, तो आपकी हैबिट भी हो जाएगी या तो किस तरीके से वर्किंग नोट देने हैं। और जब आप एग्ज़ाम में आप सॉल्व करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए फर्स्ट वर्किंग नोट आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो कि है मेडिकल अलाउंस का, जिसकी हमने बात करी थी कि मेडिकल अलाउंस जो है फुली टैक्सेबल होते हैं। आप यहाँ पे पॉइंट दे दिया, आप भी इसी तरीके से हर एक पॉइंट का एक वर्किंग नोट देंगे। सेकंड, आपके बाकी में कोई कैलकुलेशंस नहीं थी तो आपने नहीं दी। अब देखिए सेकंड पॉइंट जो आ गया वो आपके 80C का आ गया। अब 80C के आप कौन कौन से पॉइंट लेंगे, केवल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड्स और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ऐसे ही पॉइंट्स आप यहाँ पे पिक करेंगे। तो पहला जो पॉइंट हमने देखा था वो था जो मिस्टर राम हैं, असेसी हैं, उनकी जो मैरिड डॉटर है वो हैंडीकैप है और उनके ऊपर उन्होंने पॉलिसी ले रखी है जिसका वो 20,000 पेमेंट करते हैं।
तो यहाँ पर पॉलिसी में मैक्सिमम 15% ही अलावेबल है डिडक्शन के लिए, अगर आप अपनी मैरिड डॉटर की, यानी जो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके नाम पे आप पॉलिसी लेते हैं, तो मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो है 15% की। तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसका 15% आप ले लेंगे, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 12,000 जो आपने ले लिया। नेक्स्ट था आपके इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन खुद की लाइफ पे जो उन्होंने लिया, तो बिल्कुल उनकी लाइफ पे लेंगे तो यहाँ अलावेबल होगा मैक्सिमम 10% जो हमने ले लिया। अब ये 10% 15% के जो रूल्स हैं ये मैंने आपको थ्योरी फॉर्म में सेंड किए हैं कि 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के क्या रूल्स हैं, तो एक बार आप उनको पढ़ना। और बाकी जो इस क्वेश्चन में आ रहे हैं वो मैंने आपको बता ही दिए कि अगर खुद की लाइफ पे लेते हैं तो 10% ऑफ पॉलिसी की आपको छूट यहाँ पे मिलती है। थर्ड पॉइंट था हमारा अमाउंट डिपॉजिटेड इन पीपीएफ अकाउंट, भविष्य निधि में अंशदान जो हम करते हैं उसकी भी हमें यहाँ पे छूट मिलती है, तो वो हमने अमाउंट यहाँ पे ले लिया पूरा 70,000 का। ट्यूशन फीस के लिए यहाँ बोला कि 2 चिल्ड्रन एंड 1 सिस्टर, तो जो ट्यूशन फीस है वो केवल 2 बच्चों के लिए अलाउ होती है, तो हमने यहाँ पे जो अमाउंट था 27,000 का जो 3 के लिए था उसमें से हमने केवल 2 के लिए यहाँ पे छूट के लिए हमने डिडक्शन के लिए चूज़ किया है। जो सिस्टर के लिए ट्यूशन फीस दी जा रही है वो अलावेबल नहीं है, केवल 2 बच्चों के लिए ही ये अलावेबल है। नेक्स्ट इज़ रिपेमेंट ऑफ लोन, और उसका 45,000, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम उसका 10,000। हमने यहाँ पे सारे ले लिए हैं, बस एक हमारा रह गया इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू बट नॉट पेड ऑन द लाइफ ऑफ वाइफ। तो जो वाइफ के लिए हमने लिया है प्रीमियम उसका ड्यू हो गया और हमने पे भी नहीं किया, तो यहाँ पे हम उसकी छूट नहीं ले सकते, क्योंकि जब आपने कोई पेमेंट नहीं किया तो आप उसकी छूट भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो जब हमने इन अमाउंट्स को टोटल किया तो हमने ये देखा कि हमारा जो अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट किया है वो आ रहा है टोटल 1,70,000, लेकिन जो मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C वो 1,50,000 की होती है, तो हम जो छूट देंगे यहाँ पे कितने की देंगे, केवल 1,50,000 की। तो ये देखिए हमने यहाँ पे छूट दे दी। डिडक्शन मैं आपको बताती हूँ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1,50,000 की, तो 3,75,000 जो ग्रॉस टोटल इनकम थी उसमें से 1,50,000 की छूट मिल जाएगी, क्योंकि आपने ये जो राशि है 1,50,000 की, ये आपने उन जगह इन्वेस्ट करी हुई है जो इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंडर सर्टिफाइड हैं कि आप यहाँ पे निवेश करेंगे तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। ये जो असेसी हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनकी सेविंग हैबिट्स को बढ़ाता है, मोटिवेशन देने के लिए और टैक्स में छूट देने के लिए ऐसी प्रोविजंस इनकम टैक्स ने रखे हैं। तो अब आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 2,25,000 की। दैट मीन्स 3,75,000 आपकी ग्रॉस टोटल इनकम थी, बट आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ 1,50,000 नाउ इट बिकम 2,25,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जीटीआई के। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसमें सारे ही हेड्स जो 5 हेड्स हैं वो आ जाएंगे, वो 20 नंबर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और आपके जो कैलकुलेशंस हैं वो भी इसमें मैक्सिमम होंगी, जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।